हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल हमारा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर से रिलेटेड है, DSIIs। याद होगा आपको, कुछ समय पहले एक ऐसा ही टर्म न्यूज़ में रहता था जिसका नाम था DSIBS, DSIPS, जिसको हम लोग बोलते थे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये ऐसे बैंक थे जिनको हम लोग टू बिग टू फेल के नाम से समझते थे कि ये इतने बड़े बैंक हैं या फिर इतना बड़ा जिम्मेदारी डोमेस्टिकली और इवन इंटरनेशनली इनका इतना बड़ा योगदान है, ये फेल नहीं हो सकते। इसी तरीके से बैंक्स के तर्ज पर ही अब इंश्योरेंस कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को भी ये दर्जा दिया गया है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। तो ऐसे 3 इंश्योरर हैं जिनको ये दर्जा दिया गया है। सबसे पहला LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एक है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। इन्हीं को 2020 और 21 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स की जैसे रिकॉग्नाइज किया गया है। होते क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे इंश्योरर हैं जो कि इस तरीके का मार्केट डेवलप करते हैं जो कि डोमेस्टिकली और ग्लोबली बहुत बड़े हैं। साथ ही साथ अगर गलती से भी ये फेल होने की संभावना रखते हैं तो इससे पूरे के पूरे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इनको भी टू बिग टू फेल या टू इम्पॉर्टेंट टू फेल बोला जाता है। मतलब कि ये इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये अपना फंक्शन प्रॉपर ढंग से करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी गलती होती है तो फिर पूरा का पूरा इंश्योरेंस सर्विस जो है वो हमारे नेशनल इकोनॉमी पर इफेक्ट डाल देगा। इसीलिए इनको अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। कैसे क्लासीफाई होते हैं, तो इनके लिए IRDAI मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ मैकेनिज़म्स बनाया है जिसके थ्रू इनको मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे मेथडोलॉजीज़ हैं जिनके बेसिस पर इनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज DSIIs के अंदर आते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है साइज ऑफ ऑपरेशन का। इसमें ये बात देखा जाता है कि इनका टोटल रेवेन्यू कितना है, इन्होंने कितना एसेट अपनी मैनेजमेंट के अंदर में लगाया हुआ है, कितने प्रीमियम्स इन्होंने अंडरराइट किए हुए हैं। इसी तरीके से इनका ग्लोबल एक्टिविटीज़ मतलब कि इंटरनेशनल एरिना में इनका कितना योगदान है, दूसरे दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जाके ये कितना काम करते हैं। इसका इम्प्लीकेशन यही होगा कि ऐसे जितने भी इंश्योरर्स होंगे उनके ऊपर रेगुलेटरी सुपरविजन जो है वो और बढ़ा के लगाया जाएगा, जिससे कि वो फेल ही ना हो कभी भी। अगला आर्टिकल जिमेक्स 20 से रिलेटेड है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये एक प्रकार का बाई एनियल एक्सरसाइज है, मतलब कि 2 साल में एक बार होता है जापान और इंडिया के बीच में। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसका चौथा एडिशन नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया है 26 से 28 सितंबर तक। इस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट करती है। इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव होता है कि हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को थोड़ा मजबूत बना सकें, इस पे स्पेशल फोकस दे सकें। जिमेक्स 20 के अंदर में जॉइंट ऑपरेशन स्किल्स को और बड़े लेवल पर अंजाम दिया गया। इंडिया की तरफ से स्टील्थ डिस्ट्रॉयर चेन्नई और तेग क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक ने पार्टिसिपेट किया था। एक बार इन तीनों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं INS चेन्नई का। तो ये कोलकाता क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको कि इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया था। प्रोजेक्ट 15A में वन ऑफ द लास्ट शिप है इंडियन नेवी का ये। इसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर की बात हो या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स की बात हो, वो सारे लॉन्च सिस्टम्स इसके अंदर हैं, जिससे कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है, बराक 8 मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। अगला है INS तरकश। INS तरकश जो है वो तेग क्लास का सेकेंड स्टील्थ फ्रिगेट है जिसको कि रशिया से एक्वायर किया गया था। इसके पास एंटी शिप, एंटी एयर, एंटी सबमरीन वेपनरी सिस्टम है। इसके अंदर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च करने की क्षमता है। साथ ही साथ ये नेवल गन, टॉर्पीडोस और रॉकेट्स को भी लॉन्च कर सकता है। चूँकि ये रशिया से ही एक्वायर किया गया था तो ये रशिया के अंदर एक यांतर शिपयार्ड है
वहीं पर इसको बनाया गया था। तीसरा है आईएनएस दीपक। आईएनएस दीपक जो है वो रिप्लेनिशमेंट टैंकर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो पूरी इंडियन नेवी की फ्लीट चल रही है और उनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ गई, तो ये एक प्रकार का रिप्लेनिशमेंट टैंकर रीफ्यूलिंग का काम करेगा। इसी तरीके से कभी भी एम्यूनिशन की सप्लाई करनी हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, उसमें हेल्प कर सकता है। ऐसे किसी भी ऑपरेशन जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किसी को चाहिए या फिर डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस कंडक्ट करने होते हैं, तो भी ये रिप्लेनिशमेंट टैंकर्स काम आते हैं। साथ ही साथ ये हमारे फ्यूचर के ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाते हैं। ब्लू वाटर का मतलब होता है ओपन ओशियन। साथ ही साथ इसी तरीके से दो और टाइप्स ऑफ वाटर डिफाइंड है मैरीटाइम में। एक होता है ग्रीन वाटर, एक होता है ब्राउन वाटर। जो ग्रीन वाटर है ये हमारे कोस्टल वाटर या फिर हमारे हार्बर वाले जो जगह होते हैं, ऐसे जगह पर हम बोल सकते हैं। या फिर ये जो ब्राउन वाटर होते हैं ये हमारे नेविगेबल रिवर्स या एस्चुरीज जैसे जगह को कहते हैं। ये जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी मैंने बताया आपको, जिसको हम ओपन ओशियन की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप बहुत दूर जाके, मतलब 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जाके भी ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कैपेबिलिटीज़ को आईएनएस दीपक इन्हांस करता है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के अलावा, जिमेक्स के अलावा और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं इंडिया और जापान के बीच में, जैसे कि धर्मा गार्डियन है जो कि जॉइंट लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज है, एनुअली कंडक्ट होता है। शिन्यू मैत्री है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये। और यूएसए, जापान और इंडिया का एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मालाबार। अगला आर्टिकल हमारा इंग्लिश चैनल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाली पहली एशियाई महिला आरती शाह के बर्थ एनिवर्सरी को गूगल डूडल ने सेलिब्रेट किया। बात करते हैं इंग्लिश चैनल की, तो इस पिक्चर में जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश चैनल दो लैंड मासेस, एक तो इंग्लैंड का सदर्न हिस्सा और एक फ्रांस का हिस्सा, इन दोनों के बीच में है। अटलांटिक ओशियन का एक छोटा सा आर्म है, पतला सा आर्म है ये। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ डोवर बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है। अगला आर्टिकल हमारा स्क्रब टाइफस से रिलेटेड है। स्क्रब टाइफस का आउटब्रेक देखा गया नागालैंड के नोकलाक डिस्ट्रिक्ट में। स्क्रब टाइफस एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है जो कि नोकलाक डिस्ट्रिक्ट में 5 मौत और 600 इन्फेक्शंस का कारण बन गया। बात करें स्क्रब टाइफस की, तो ये लार्वल माइट्स होते हैं, जैसे कि दीमक हो गए या फिर घून होता है जैसे, वैसे ही कुछ हैं ये। इनके काटने से ये बीमारी हो जाती है और इसमें सिम्टम क्या होंगे, आपकी बुखार आएगा, सिर दर्द हो सकता है, बॉडी एक होगा और कभी कभी रैशेस भी होते हैं। कहाँ पर पाया जा सकता है ये, तो नदर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया के रूरल एरियाज़ में पाया जाता है। ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कोई भी वैक्सीन इसके लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगला आर्टिकल हमारा रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम ट्रेन को अनवेल किया गया, पहला लुक इसका दिया गया, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो पहला आरआरटीएस ट्रेन है ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलाया जाएगा, जो कि दो शहरों के बीच में तय की जाने वाली दूरी को कम कर देगा, मतलब कि समय बहुत कम कर देगा। एनसीआरटीसी इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। एनसीआरटीसी जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। आरआरटीएस जो है वो अपनी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक दे सकेगा। इसमें हम लोगों ने लोटस टेम्पल के कुछ आइकनिक डिज़ाइंस हैं जिसको इनकॉर्पोरेट किया है इस ट्रेन सिस्टम के अंदर में। इसका जो एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब कि साहिबाबाद से दुहाई तक का रीजन है, वो 17 किलोमीटर का छोटा सा है। ये प्रायोरिटी कॉरिडोर है जिसको 2023 तक 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा। बाकी पूरा का पूरा ये जो रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का ये पूरा कॉरिडोर है ये 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। बात करें एनसीआरटीसी की, तो ये एक प्रकार का जॉइंट वेंचर है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% है और इसके अलावा यूपी सरकार की, हरियाणा सरकार की, राजस्थान सरकार की और जो एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है, इन सब की जो जॉइंट वेंचर का हिस्सेदारी वो है 12.5% का सभी का। तो ओवरऑल 100% हो गया हमारा। एनसीआरटीसी जो है वो इस पूरे ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन,
फाइनेंस, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम देखेगी। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटीसी जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर में आता है। और ये इंडिया का पहला आरआरटीएस एनसीआर रीजन में स्टार्ट करने की बात हो रही है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। धर्मा गार्डियन ये इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, गलत। इंडिया और जापान के बीच में हमने पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही, ट्रू स्टेटमेंट है। स्क्रब टाइफस मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज है, नहीं, ये माइट्स हैं, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। DSIIs जो हैं वो ऐसे इंश्योरर्स हैं जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टू बिग टू फेल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एनसीईआरटीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर में काम करता है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में काम करता है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।